ड्रामा की शुरुआत होते ही मिस ली कहती है कि मैं सिचुआन टाउन से भाग कर आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं एक फेक इलीगल टैक्सी में बैठ गई हूँ। टैक्सी ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ता है उसके साथ छेड़खानी करने के लिए, लेकिन मिस ली उसे एक लात मारती है और उसकी पिटाई करके यहाँ से भाग जाती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उसे फॉलो करता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट हीरो से कहता है कि उन लोगों ने मिस टैंग को चूज किया है और अब वो आपके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हैं। तभी मिस ली भागते हुए आती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो, मेरी फोन की बैटरी डेड है, मैं पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकती। यहाँ असिस्टेंट सोच रहा होता है कि ये औरत जानबूझकर मिस्टर टैन के करीब आने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो बहुत ही फेमस है, लेकिन लड़कियों से दूर रहते हैं। मिस्टर टैन कहते हैं तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? ये कहती है किसी ने मुझे नशीली पदार्थ खिलाई है और मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है वो, मैं अपनी जान बचाकर आई हूँ वहाँ से। और तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कोई इसे ड्रग करता है, लेकिन ये वहाँ से भागती है। ली कहती है ऊपर से ये टैक्सी वाला बनने का नाटक करके मुझे छेड़ रहा था। टैक्सी वाला यहाँ आकर कहता है कि तुम लोग इतने सारे हो तो ये मत सोचना कि तुम लोग कुछ कर लोगे, हम दोनों कपल हैं, हमारी लड़ाई हुई है, पर्सनल मैटर में मत घुसो। लेकिन मिस्टर टैन ऑर्डर देते हैं उस आदमी को यहाँ से निकालने का। टैन कहती है थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तभी वो बेहोश होने लगती है। मिस्टर टैन इसे पानी देते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो ये अपना नाम ली बताती है। मिस्टर टैन कहते हैं कि ये लो मेरा कार्ड, मेरा पूरा नाम मिस्टर टैन यांग जाओ है, कभी भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। वेल दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना। लेकिन मिस ली तो इसे किस करने लग जाती है, वो बहुत नशे में जो होती है। अगली सुबह ये सोकर उठती है और कहती है हे भगवान, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ सो गई। तभी इसे कॉल आता है कि न्यान तुम कहाँ हो, कल रात तुम भाग क्यों गए और तुमने उस लड़के के कन्फेशन को हाँ बोला या नहीं? डर के मारे ये फोन कट कर देती है। कहती है कि मैं टैंग फैमिली में कभी नहीं जाऊंगी, मैं फोर्सफुली शादी कभी नहीं करूंगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट टैन को कहता है कि मिस ली होटल छोड़कर जा चुकी हैं। मिस्टर टैन सवाल करते हैं कल रात वाले आदमी को तुमने ठिकाने लगाया कि नहीं? असिस्टेंट कहता है हाँ, मैंने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया। मिस्टर टैन कहते हैं मेरा ब्लाइंड डेट कैंसिल करवा दो, मुझे टैंग शियू के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, ये बात ओल्ड मैन को बता दो। असिस्टेंट कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात आपको मिस ली से प्यार हो गया? दूसरी तरफ मिस ली को देखते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क कर रही होती है और कहती है यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, मुझे दो जॉब करने होंगे। तभी इसे उल्टी आती है। ये फोन पर चेक करती है कि इसे कुछ खाने का मन नहीं है, उल्टियाँ हो रही हैं, क्या रीजन हो सकता है? तो पता चलता है प्रेगनेंसी। कहती है एक रात में मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। तभी मिस ली को एचआर का कॉल आता है और कहती है कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरव्यू पास हो गया है, तो आज आप सेकंड इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं। ये सुनकर ये बहुत खुश होती है। कहती है अगर ये जॉब लग गया तो मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, खाने पीने की चिंता नहीं लेनी क्योंकि वो तो ऑफिस में ही हो जाएगा। सिटी में पैसे तो अच्छे मिलते हैं, टाउन में मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाती। जिसके बाद ये हुआ कंपनी में आती है। यहाँ एक लड़की कहती है उस लड़की की फिगर देखो कितनी अच्छी है, इतना टाइनी वेस्ट और इतना बढ़िया बैग, बहुत ही लकी है वो लड़की। तभी ली फ्लैशबैक में याद करती है कि इसके टाउन में कॉलेज टाइम में सभी लोग कहते थे कि तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हें तो अपने आप को बेचना चाहिए, ऐसी बॉडी बेचने के लिए ही बनी होती है। प्रेजेंट में ली कहती है टाउन में बहुत ही छोटी सोच वाले लोग होते हैं, सिटी में लोग बहुत ही एक्सेप्टिंग नेचर के होते हैं और एक दूसरे को प्रेज भी करते हैं। खैर तभी यहाँ मिस्टर तनियन जाओ की एंट्री होती है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर गाओ एंड मिस्टर ये आ चुके हैं, वो प्राइवेट रूम में बैठे हुए हैं। खैर दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं। स्टाफ कहता है आज के बाद आप सभी हुआ रॉन्गशुआन कंपनी का हिस्सा हैं। मैनेजर वांग कहते हैं कि आप लोगों का एक एक एक्शन हमारी कंपनी को दर्शाता है। तभी सीईओ की एंट्री होती है। ली को देखकर वो अंदर से कहते हैं कि इसकी तो जॉब लग गई, बहुत ही अच्छी बात है, अब वो शायद खुश होगी। सीईओ के जाने के बाद मैनेजर कहता है उनका नाम है तैनयान जाओ, हमारे कंपनी के सबसे यंगेस्ट सीईओ, इतने कम उम्र में वो जिंग सिटी के लीडर हैं और आप लोग उन्हें मिस्टर तैन बोलकर पुकारेंगे। बहुत लड़कियाँ उन पर डोरे डालती हैं, आप में से कोई भी ये ट्राई नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा दशा हो सकता है। ली मन में सोच रही होती क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ली याद करती है उसने अपना कार्ड देते हुए कहा था कोई परेशानी हो तो बस मुझे कॉल कर लेना। यहाँ मैनेजर कहता है तुम लोग बॉस के सामने एक मक्खी बराबर हो, उन पर डोले डालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैनेजर कहता है चलो मीटिंग डिसमिस होता है, सभी लोग अपने अपने काम पर जाओ। ली कहती है मैनेजर वांग मुझे एक फेवर चाहिए था। खैर दूसरी तरफ मिस्टर तैन आते हैं मिलने के लिए मिस्टर गाओ से। वो कहता है मैंने सुना है तुम्हारा अरेंज मैरिज पोस्टपोन हो गया, तुम बहुत सही टाइम पर आए हो, चलो मैं तुम्हारे शादी का फॉर्च्यून बताता हूँ। ये अपनी रीडिंग करता है, कहता है इम्पॉसिबल, कार्ड का कहना है कि तुम ऑलरेडी रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो बताओ तुम्हारा किसके साथ रोमांस चल रहा है। मिस्टर तैन कहते हैं तुम यही सब पूछने के लिए मुझे बताए हो, मैं चलता हूँ यहाँ से। दूसरी तरफ मैनेजर वांग ली को ऑफिस में लाते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए? तो ये कहती है मैं चाहती हूँ आप मुझे मिस्टर तैन के प्राइवेट रूम में ले जाएं क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ये कहता है अच्छा तो तुम मिस्टर तैन से बात करना चाहती हो, मेरे लिए ये बहुत ही आसान है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये कहती
कहती है मैनेजर वांग आप क्या कह रहे हैं? तो मैनेजर वांग कहता है अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हें सीईओ से मिला दूंगा और बहुत ही इजी जॉब भी दिला दूंगा। ये कहती है छोड़िए मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। वांग कहता है इतना प्योर होने का नाटक क्यों कर रही हो? दूसरी तरफ मिस्टर तैन कहते हैं लास्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाओ। तभी उनको आवाज आती है ली के चिल्लाने की और वो अंदर कमरे में आ जाते हैं। ली कहती है मुझे बचाइए मिस्टर तैन, ये मुझे परेशान कर रहा है। मिस्टर तैन देखते हैं उस आदमी का शक्ल तो बहुत ही बिगड़ चुका होता है, आखिर एक लड़की इसे कैसे मार सकती है? मैनेजर कहता है उसका हाथ नहीं हथौड़ा है। असिस्टेंट सोच रहा होता है कि हमारे बॉस को तो स्ट्रॉन्ग लेडी मिल गई है। यहाँ मैनेजर वैंग की पिटाई करने के लिए असिस्टेंट दरवाजा बंद करता है। दूसरी तरफ ली कहती है थैंक यू दोबारा मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे आपको कुछ बताना था। मिस्टर तैन कहते हैं हाँ बताओ। तो ये कहती है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये कहते हैं क्या तुम श्योर हो? ये कहती है हाँ मैं श्योर हूँ। तो मिस्टर टैन कहते हैं ठीक है चलो तो फिर शादी कर लेते हैं। मिस्टर टैन ये भी बताते हैं मेरे घर पर लोग मेरी शादी अरेंज कर रहे हैं, बट जिस लड़की से शादी अरेंज कर रहे हैं मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सोचती है इतने बड़े सीईओ को भी लोग शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये पूछती है आप कितने साल के हो? तो ये बताते हैं 30। ये कहती है आप 30 साल के बिल्कुल भी नहीं लगते, आप सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, आप बहुत यंग लगते हो। ये कहती है वैसे मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, शादी करने के लिए मेरी उम्र बहुत ही छोटी है। तो ये कहते हैं अगर ऐसे ही भागती रहोगी तो तुम्हारी फैमिली पुलिस में रिपोर्ट कर देगी, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और तुम्हारी भी जबरदस्ती शादी कर देंगे। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तो और मैं तुम्हें प्रोवाइड भी करूंगा। तुम नई नई चीजें सीख सकोगी, पढ़ाई कर सकोगी, अब्रॉड भी जा सकती हो, मैं तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूंगा। बदले में तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मेरे घर पे मेरे एल्डर्स को हैंडल कर लेना है। तभी ये फ्लैशबैक में टैंग जियायू की बात याद करती है कि मैंने तुम्हें कॉलेज भेजा है पढ़ाई करने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। याद करके डर जाती है, कहती है इस आदमी से शादी करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, नहीं तो मुझे उससे कोई नहीं बचा सकता। कहती है चलो चलो मैं रेडी हूँ। तो फिर मिस्टर कहते हैं हाँ अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेने का भी टाइम है। ये कहती है इतना जल्दी? तो मिस्टर टैंग कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है? ये कहती है हाँ मुझे अपना नाम चेंज करना है। ये इससे इसका नाम पूछते हैं। तो ये कहती है मेरा नाम ली नियान दी है। तो ये पूछते हैं तुम्हें नया नाम कौन सा रखना है? तो ये कहती है ली जियांग में। मिस्टर जाओ कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, मैं अरेंज करवाता हूँ ये सब करवाने के लिए। जिसके बाद मिस्टर जाओ इसे डॉक्टर के यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ इसे पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है मिस्टर जाओ उस रात हमारे बीच रोमांस हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कोई रोमांस नहीं हुआ था। मिस्टर जाओ अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं इसके कपड़े चेंज करवाने के लिए। यहाँ मिस्टर जाओ कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें बच्चा चाहिए तो हम कर सकते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लीनियान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर कहती है कि जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसीलिए तुम्हें वॉमिटिंग हो रही थी। वेल नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है ये रहा मैडम का कार्ड। मिस्टर जाओ कहते हैं फाइनली लो तुम्हारा नाम भी चेंज हो गया, आज के बाद तुम ली जिंग में हो। कहती है थैंक यू मिस्टर तान जाओ। मिस्टर जाओ कहते हैं ठीक है चलो सिविल अफेयर ब्यूरो चलते हैं शादी करने के लिए। जिसके बाद ये लोग शादी करने के लिए आते हैं। मिस्टर जाओ तो इसका कमर का सेब पकड़ते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, ये सारे पेपर्स मैं संभाल कर रखूंगा और मैं अपने असिस्टेंट को बोल दे रहा हूँ वो तुम्हारा सामान मेरे यहाँ शिफ्ट कर देगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कहती है मैं आपके साथ रहूंगी। कहता है हाँ तो फिर और कहाँ रहोगी? ली जियांग तो मनी मन में सोचती है ये तो मेरे साथ के ड्रामा वाला एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ असिस्टेंट सोच रहा होता है शायद सच में बॉस को प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में ये घर आती है, कहती है कि आप यहीं रुको मैं अपना सामान पैक कर लूँ, ये घर बहुत ही छोटा है। असिस्टेंट कहता है मैडम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे। तभी तांग शियू का कॉल आता है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की? मेरे भाई ने क्या गलती की? जब भी तुम्हारे साथ बुरा होता था हमेशा मेरा भाई तुम्हें सपोर्ट करता था, तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान, तुम्हारा कपड़ा, अंडरवियर और तो और तुम्हारे पैड तक वही खरीद के देता था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नियान की मम्मा कहती है कि तुम्हारे भाई की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? जीआरयू ने तुम्हारा इंतजार बहुत सालों से किया है, उसका एक पैर खराब है वो भी तुम्हारी वजह से, तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज उससे शादी कर लो। डैड कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मरते दम तक ऐसे ही बैठा रहूंगा। कहती है प्लीज मॉम डैड आप लोग ऐसा मत करिए। मॉम कहती है कि अगर इस साल टैंग परिवार में मैं नौकरानी का काम नहीं करती तो शायद हम लोग रोड पर आ जाते, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। यंग जीयू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, बताओ और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम सच में अपने परिवार को बर्बाद होता हुआ देखना चाहती हो? कहानी प्रेजेंट में आती है। शियू कहती है बताओ तुम कहाँ हो? बाहर बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, मैं तुम्हें लेने आती हूँ, बाहर तुम बिल्कुल सेफ नहीं हो। कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी असिस्टेंट कहता है मैडम आपका सामान पैक हो गया है, अब हम चल सकते हैं। ली कहती है मैं फोन रखती हूँ, अपने एग्जाम पर ध्यान दो। जिसके बाद ये जियायू के पास आती है। टैंग जियायू कहता है क्या सच में वो मुझसे शादी नहीं करेगी, मुझे छोड़ देगी?
तो ये कहती है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, वो गाँव की देहाती बुच्चर लड़की है, आखिर तुमसे अच्छा उसे कभी नहीं मिल सकता। यहाँ ये इसे पैसे देता है और कहता है कि उसके बारे में पता करो कि वो कहाँ है, और तस्वीर देखते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहती है वेल ये सब छोड़ो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरी डेट फिक्स हुई थी तैन यांग जाओ के साथ, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। बताओ मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ जो की मीटिंग में होते हैं, असिस्टेंट कहता है कि आज 8 बजे मिस्टर गाओ एंड मिस्टर ये के साथ गैदरिंग मीटिंग है, उन्होंने आपको इन्वाइट किया है, तो मिस्टर कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिमिंग को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है मैडम ये रहा बॉस का घर, आइए आप यहीं रहेंगी। हाउसकीपर कहती है मैं इस घर की हाउसकीपर हूँ, तुम मुझे आंटी लैन कह सकती हो। असिस्टेंट कहता है मैडम ये प्राइवेट रेसिडेंस है आपके हस्बैंड के नाम पर, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो हम कहीं और जा सकते हैं। ये कहती है यानी कि वो यहाँ नहीं रहते। असिस्टेंट कहता है नहीं रहते थे, लेकिन आप जहाँ रहेंगे वो वहीं रहेंगे। वैसे एक बात बतानी थी, आप दोनों की शादी अभी पब्लिकली रिवील नहीं हो सकती, इसीलिए किसी को नहीं बताना है। तो ये कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं सारी चीजें सीक्रेट ही रखूंगी। असिस्टेंट कहता है ये कार्ड आपके हस्बैंड ने देने के लिए कहा है, ये VIP कार्ड है और आप इससे कुछ भी खरीद सकती हैं। यहाँ इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक शर्त होती है, हर दिन इसे 10,000 RMB खर्च करना है, उससे 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। जिमिंग कहती है आखिर ये सब क्या है। असिस्टेंट कहता है वो तो सिर्फ चाहते हैं कि आप खूब पैसे खर्च करें, अपना ख्याल रखें और एक बेहतर जिंदगी जिए, और आपको कोई जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। वेल नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ घर पे आते हैं, कहते हैं मुझे WeChat पे ऐड करो। कहती है हाँ क्यों नहीं। मिस्टर जाओ कहते हैं ठीक है, मैं अभी स्टडी रूम में जाता हूँ अपना कुछ काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसकी फैमिली का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आखिर तुमने शादी क्यों पोस्टपोन कर दी, तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गए। तभी ली जिंग में शावर लेकर यहाँ आती है, जिसके बाद मिस्टर जाओ शावर लेने जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर जाओ आते हैं और ली जिंग के पास सोते हैं। ये कहती है क्या आज रात को हम लोग वो सब करेंगे। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। लीमिंग सोचती है अब ये रोमांस करेंगे, लेकिन वो सो जाते हैं और कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठती है, आंटी लैन कहती हैं कि सर गए हुए हैं जिम, वो डेली सुबह सुबह जिम चले जाते हैं। ये देखिए आपके लिए ये कपड़े प्रिपेयर किए गए हैं, आप बहुत ही गोरी हैं, आपका फिगर बहुत ही अच्छा है, आपके ऊपर ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। लीमिंग कहती है थैंक यू सो मच। ये कहती है वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है डेली इतने पैसे खर्च करने के लिए, मुझे कोई आइडिया दो कि मैं डेली इतने पैसे कैसे खर्च कर सकती हूँ। तो ये कहती है कि आप जा सकती हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने, जो कि बहुत महंगे होते हैं, अगर आपको जाना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए फीमेल ड्राइवर अरेंज करवा दूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये ट्रीटमेंट लेने आती है, बॉडीगार्ड्स को कहती है आप बाहर ही खड़े रहो, मैं आती हूँ अंदर से। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ तैंग शियू आती है, कहती है ओ माय गॉड यहाँ तैंग के बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तैंग यानजाओ मुझसे मिलने आया है। नेक्स्ट सीन में स्टाफ पूछती है मैडम क्या आपने अपॉइंटमेंट किया है, तो ये कहती है नहीं नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट देखिए मेरे पास VIP कार्ड है तो चिंता मत करिए। तभी रिसेप्शन पर शियू आती है, शियू को देखकर लीमिंग जिंग अपना चेहरा छुपा लेती है। ली जिंग में सोचती है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, इसके होते हुए मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी ये स्टाफ कहती है मैडम ये VIP कार्ड पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है जो कि तैन यानजाओ के पास में है। ये बात शियू सुन लेती है और कहती है तैन जाओ का कार्ड, और ये कार्ड इस औरत के पास क्या कर रहा है, ये औरत कौन है, कहीं वो तांग जाओ उसकी रिलेटिव तो नहीं है। ये सब सोचते हुए वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी स्टाफ कहती है मैडम आप मेरे साथ 3rd फ्लोर पर चलिए VIP रूम में। वो यहाँ आती है, स्टाफ कहती है आप यहाँ वेट करिए, यहाँ पर आपका फुल स्कैल्प ट्रीटमेंट होगा। तभी इसकी नजर पड़ती है शिया मिंगिंग पर, जो काफी गुस्से में कह रही होती है मैं तुम सबको यहाँ से निकलवा दूंगी। स्टाफ कहती है मैडम मैं माफी चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन हमारे सैलून के भी कुछ रूल्स हैं, बिना अपॉइंटमेंट के हम सर्विस नहीं दे सकते, और वैसे भी जिस कमरे में आप सर्विस लेने के लिए कह रही हैं वो कमरा ली जिंग में के लिए बुक कर लिया गया है। शिया कहती है कौन है ली, जरा बुलाओ यहाँ, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। जिसके बाद ये ली को देखती है और कहती है इसकी बॉडी इतनी अच्छी क्यों है, जरूर इसने कोई सर्जरी कराई होगी। यहाँ शिया अंदर आती है और कहती है मैं तुम्हें $1000 दूंगी, बदले में तुम मुझे ये प्राइवेट कमरा इस्तेमाल करने दो। जिसके बाद ये कहती है ठीक है दे दो मुझे $1000। ये पेमेंट कर देती है और कहती है अगर तुम इतनी ही गरीब हो तो अमीर होने का नाटक मत करो। स्टाफ कहती है मैडम आप इंतजार कीजिए, जिसके बाद आपकी सर्विस होगी। यहाँ इसके लिए ढेर सारा खाना लाया जाता है। हस्बैंड मैसेज करता है बेबी तुम क्या कर रही हो, तो ये कहती है कि मैं अभी HSR में हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो फोटो मांगता है तो ये अपनी फोटो भेजती है। ली सोचती है मिस्टर तैन ने मेरी इतनी मदद की है, लेकिन मैंने उन्हें शुक्रिया तक नहीं किया। जिसके बाद मैसेज करती है मिस्टर तैन क्या आप आज रात में फ्री हैं, मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर कहते हैं हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि एक बिजनेस मीटिंग है शाम 7 बजे, तो ये कहते हैं सब कुछ कैंसिल करने के लिए। ये बंदा सोचता है कि आखिर मिस्टर जाओ को हो क्या गया है, वो आजकल इतने ज्यादा प्लान क्यों कैंसिल कर रहे हैं। जब से शादी हुआ है वो ऑफिस में भी नहीं रुकते, हर रात घर चले जाते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियू आती है शिया मिंगमिंग के पास, कहती है बेबी तुम मुझे कंप्लेन कर रही थी उस चीप लड़की के बारे में जिसने तुमसे $1000 लिए हैं, बताओ वो कहाँ है, अगर मुझे मिलती है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। उस लड़की का नाम क्या है।
तो शिया मिंगमिंग कहती है उसका नाम है ली जिंगमे। क्या तुम उसे जानती हो? कहती है तुम रुको मैं पता करवाती हूँ कौन है वो। तभी स्टाफ आती है और कहती है मैडम आपका 30,000 युवान हुआ, तो आप बताइए कार्ड से पेमेंट करेंगी या कैसे करेंगी? तो मिंगमिंग देखती है शियू की तरफ। शियू कहती है बेबी डोंट वरी, मैं पेमेंट कर दे रही हूँ। बेचारी शियू मुंह बनाते हुए अपना कार्ड देती है। शियू कहती है तुम आराम से लेटो और अपनी सर्विस लो। शियू मनी मन में सोच रही होती है कि अगर ये तैन शुन जियान के साथ हुक्ड नहीं होती तो मैं इसको इतना वैल्यू ही नहीं देती। वेट करती रहो, जिस दिन मैं तैन यान जाओ की गर्लफ्रेंड बन गई उस दिन तो तुम्हारा खेल खत्म। जिसके बाद ये दोनों लोग बाहर निकल रही होती हैं। मिंगमिंग कहती है वो जो लड़की जा रही है ना, उसी लड़की को मैंने $1,000 पे किए थे। शियू कहती है वो देखो मिस्टर तैन भी आए हुए हैं, आई थिंक वो यहाँ मेरे लिए आए हैं। लेकिन ये तो किसी और लड़की को जाते हुए देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। शिया मिंगमिंग कहती है अच्छा तो वो लड़की तैन यान जाओ के साथ हुकअप कर रही है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी लड़की मिस्टर जाओ को पसंद आ सकती है। यहाँ शियू सोच रही होती है मैंने इतने एफर्ट्स किए ताकि मैं तैन यान जाओ के साथ डेट पर जा सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ली जिंगमे की वजह से मैं डेट पर नहीं जा पाऊंगी। शायद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया उस लड़की की वजह से। जिसके बाद ये टैंग जिया यू को कॉल करती है और कहती है उस औरत के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो लड़की तैन जाओ के कार में गई है। कहता है मेरा इससे क्या लेना देना है, मैं क्यों हेल्प करूँ? तो ये कहती है कि तुम ली नियान को ढूंढ रहे हो ना, उससे शादी करना चाहते हो ना, मेरी हेल्प नहीं करोगे तो ली नियान को भी भूल जाओ। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट कहता है बॉस ग्रैंडपा का कॉल है। जाओ ग्रैंडपा से बात करता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे लिए मैंने ब्लाइंड डेट फिक्स किया था लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया। तुम बताओ आखिर तुम शादी कब करोगे? जाओ कहता है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंडपा कहते हैं इस परिवार में मुझे कोई सुख ही नहीं दे सकता, ना तो तुम और ना ही तुम्हारा भाई। एक तुम जो कि मॉन्क बन चुके हो और दूसरा जिसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड है। खैर दूसरी तरफ शियू कॉल करती है लिनियान को और कहती है तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने तुम्हें इतनी दफा कॉल किया, तुम्हें आइडिया भी है कि मेरा टाइम कितना वैल्यूएबल है। ली कहती है माफ करना मैं बिजी थी। शियू कहती है मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगी कि आजकल तुम कहाँ छुपी हुई हो? टैंगजिया यू पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। ये कहती है मैं उससे नहीं मिलना चाहती और अब मैं वापस नहीं आने वाली और फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर जाओ कहते हैं क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो ये बताती है कि आज उस सैलून में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा, तो वही मुझे अभी कॉल कर रही थी, पूछ रही थी कि मैं कहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती थी कि मैं कहाँ रह रही हूँ क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहती। मिस्टर जाओ कहते हैं डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर वो तुम्हें ढूंढ भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा और आज के बाद जब भी बाहर जाओगी बॉडीगार्ड लेकर जाना, तुम मेरी बीवी हो, अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मिस्टर जाओ इसे किस करने लगते हैं लेकिन ये शर्मा कर भाग जाती है। मिस्टर जाओ को लगता है क्या ये इतने ज्यादा डरावने हैं। रात के वक्त ये सोच रही होती है क्या हमेशा मिस्टर तैन इतना देर तक शावर लेते हैं। तभी मिस्टर तैन आ जाते हैं, इसके काफी करीब होते हैं। ये डर जाती है और कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, सो जाओ। नेक्स्ट सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये दोनों लोग एक दूसरे को हक किए हुए होते हैं। जब ये उठ कर जाती है तो देखती है मिस्टर जाओ शर्ट का बटन खोलकर काम कर रहे होते हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं फ्राइडे को फ्री रहना, मैं तुम्हें अब्रॉड लेकर चलूंगा एंगेजमेंट रिंग कस्टमाइज कराने के लिए। जिसके बाद ये लोग आते हैं अपना रिंग देखने के लिए। तभी यहाँ एंट्री होती है तैन शो जियान की जो कि मिंगमिंग के साथ आता है। मिस्टर जाओ अपनी बीवी को कहते हैं तुम अंदर जाकर इंतजार करो। यहाँ तैन शो कहता है आजकल आप ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रहे हो, क्या इसी लड़की की वजह से नहीं जा रहे? मिस्टर जाओ कहते हैं तुम छोटे हो, अपने काम से काम मतलब रखो, मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो चले जाते हैं। मिंगमिंग कहती है देखो ना ये रिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, तो ये पैक करने के लिए कहता है, लेकिन स्टाफ कहती है माफ करिएगा ये रिंग ऑलरेडी बुक है और ये मिस्टर तैन ने बुक कराया है। मिंगमिंग कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ। जिसके बाद ये जाती है चेक करने के लिए और कहती है हे भगवान ये तो वही लड़की है जिसको मैंने $1,000 दिए थे, मुझे थैंक शियू को बताना होगा। और वो मैसेज करती है कि वो लेडी जो उस दिन मिस्टर जाओ के कार में बैठ रही थी वो यहाँ मिस्टर जाओ के साथ एंगेजमेंट रिंग देखने आई है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, उसका फेस और बॉडी बहुत ही अच्छा है, तुम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। शियू कहती है उसकी तस्वीर निकाल के दो मुझे। तभी असिस्टेंट आकर फोन छीन लेता है और कहता है मैडम यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। एंड देन ये फोन में से सारे फोटोज डिलीट कर देता है। जिसके बाद वो मैसेज करती है मुझे माफ करना मैं पकड़ी गई थी, फोटोज सारे डिलीट हो गए, मैं फोटोज नहीं भेज सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीजिंग में कहती है जाओ देखो ना ये इंग्लिश में बहुत फटाफट बात कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर जाओ कहते हैं चिल करो मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करूंगा। ये बता रही है ये ज्वेलरी 17 कैरेट का है, पानी की बूंद की तरह क्रिस्टल क्लियर, तो बताओ क्या तुम्हें पसंद है? ये मनी मन में सोच रही होती है कि ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होता है एंड ये तो मेरे लिए ऐसे ही खरीद दे रहा है। जिसके बाद ये रिंग डिजाइन देखती है और कहती है मुझे बहुत ही सिंपल डिजाइन बहुत पसंद है। मिस्टर जाओ कहते हैं ठीक है। देन कहते हैं चलो हम कपड़े देखने चलते हैं। दूसरी तरफ हम मिंगमिंग को देखते हैं जो कि फोटो रिकवर करने का ट्राई करती है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता और कहती है मेरा लैपटॉप किसने हैक कर लिया। वो कॉल करती है शियू को, कहती है मुझे माफ करना मेरा लैपटॉप हैक हो गया है इसीलिए कोई फोटो रिकवर नहीं हो रहा। शियू कहती है ये लड़की कितनी यूजलेस है, सही टाइम पर कोई ढंग का काम नहीं कर सकती
सकती और काफी गुस्सा करती है। खैर दूसरी तरफ हम मिस्टर जाओ को देखते हैं। जिमिंग कहती है हम लोगों ने इतनी ज्वेलरी खरीदा, क्या हमें ट्राई करना चाहिए। मिस्टर जाओ उसे अपने हाथों से पहनाते हैं और कहते हैं तुम पर ये ज्वेलरी काफी ज्यादा सूट कर रहा है, लेकिन आज इन तोहफों के अलावा मेरे पास एक और चीज है जो तुम्हें देना है। ये है वेडिंग रिंग जो कि मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूँ। भले ही हम लोग शादीशुदा हैं, लेकिन पब्लिकली मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी की बात है। मुझे तो वेडिंग सेरेमनी करना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे माफी के तौर पर ये ब्लू डायमंड वाली अंगूठी लाया। ये कहती है ऑलराइट मिस्टर जाओ, हमारी शादी पब्लिकली होती है या प्राइवेटली, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये रिंग देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसे किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये घर वापस आती है। आंटी लान कहती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो ये कहती है वो भी घर नहीं आएगा, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो मैडम कहती है ठीक है। ये सोच रही होती है मेरे पास बहुत ही पैसे हैं, मैं इन्हें कैसे खर्च करूँ। ऐसा करते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन करा देते हैं, यानी कि ब्रेस्ट छोटे करा देते हैं। ये सर्जरी महंगी होती है। तभी आंटी लान आती है और कहती है बेटा तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है आंटी लान यहाँ आकर बैठो ना। ये पूछती है कैसा होगा अगर मैं ब्रेस्ट रिडक्शन करा दूं, यानी कि छोटे करा दूं। तो ये पूछती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या। ये कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं अपने गाँव में थी तो लोग हमेशा मेरा मजाक बनाया करते थे, तो इसीलिए मुझे मेरा ब्रेस्ट बहुत ही गंदा लगता है। आंटी लान कहती है वो लोग तुमसे जलते थे, इसीलिए तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते थे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम मिस्टर जाओ की वाइफ हो, तुम्हें इन सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में अब कोई गॉसिप नहीं करेगा। ये मनी मन में सोचती है, लेकिन आज नहीं तो कल मेरा मिस्टर जाओ से डिवोर्स हो ही जाएगा ना। तभी मिस्टर जाओ आते हैं और कहते हैं क्या बातचीत हो रही है। ये कहती है कुछ नहीं और ऐसे कहकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद आंटी लान बताती हैं कि मैडम को ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करानी है। ये सुनकर मिस्टर जाओ हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर जाओ के स्टडी रूम में आती है और कहती है आपने मुझे बुलाया था। तो ये कहते हैं हाँ यहाँ आओ। एंड देन इसे अपने गोद में बैठा लेते हैं। कहते हैं ये देखो मैंने इतने सर्जन का पता किया है, ये लोग ब्रेस्ट रिडक्शन बहुत ही अच्छा करते हैं। बताओ तुम किससे कराना चाहोगी। ये कहती है आपको हर चीज पता रहती है, क्या सच में हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा। मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन तुम अपने गांव के लोगों की वजह से इनसिक्योर हो और अपने आप को पनिश कर रही हो। तुम्हें ये चीज समझना होगा कि तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम मिसेस तैन यंजाओ बन चुकी हो। जो भी तुम्हें बुली करेगा वो इतनी आसानी से नहीं बचकर जा पाएगा। तो बताओ तुम्हें ब्रेस्ट रिडक्शन कराना है या नहीं। तो ये कहती है नहीं मुझे नहीं कराना है। वेल जिसके बाद ये सवाल करती है मिस्टर तैन क्या हर रोज इतने पैसे खर्च करना जरूरी है। मैं इतने पैसे हर रोज खर्च नहीं कर पा रही, मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है। मिस्टर जाओ कहते हैं बात पैसे खर्च करने की नहीं है, मैं तुम्हें इतने पैसे खर्च करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम ये दुनिया और अपने आप को एक्सप्लोर कर सको और तुम समझ सको कि तुम्हारे अंदर क्या खूबियत है। ये सुनने के बाद ली हैरान हो जाती है और सोचती है बचपन से लेकर आज तक किसी ने मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ये स्टडी करती थी तो मॉम कहती थी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पास इतना सुंदर फिगर है, तुम्हें स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर तेंग जियायू से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वेल प्रेजेंट में मिस्टर जाओ इसे गोदी में उठा लेते हैं। कहती है मुझे नीचे उतारिए, क्या हुआ अगर किसी ने देख लिया तो। ये कहते हैं तुम मेरी बीवी हो, देखने दो जिसको देखना है। वेल अगली सुबह जब ये बाहर आती है तो एक लेडी मिलती है। कहती है मेरा नाम है डिंग, ये मिस्टर टैन ने मुझे अरेंज किया है आपके लिए और मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। जिसके बाद ये नील सैलून आती है। स्टाफ कहती है मैडम क्या आज आप मैनिक्योर कराने आई हैं। तो ये कहती है हाँ। स्टाफ कहती है माफ करिएगा लेकिन आज पूरा दुकान किसी ने बुक किया है। कहती है कोई बात नहीं, मैं दूसरी शॉप पर चली जाऊंगी। जाते वक्त ये मिसेस टैन को देखती है और कहती है ये तो मेरे हस्बैंड जैसा थोड़ा थोड़ा दिखती है। इसी लड़की ने पूरे सैलून को बुक किया होता है। ली सोच रही होती है जरूर ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर होगी। तान रुके सोच रही होती है ये तो वही बॉडीगार्ड है जिसे मैं हायर करना चाहती थी, लेकिन मैं हायर नहीं कर पाई क्योंकि इसे मेरे बड़े भाई ने ले लिया था। तो यहाँ ये किसी लड़की की बॉडीगार्ड क्यों बनी हुई है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बॉडीगार्ड की नजर पड़ती है कि कोई इनकी तस्वीर निकाल रहा है और वो कहती है मैडम आप जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। एंड देन वो दूसरे बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है। बॉडीगार्ड फाइनली उस फोटोग्राफर को पकड़ लेती है। फोटोग्राफर बताता है कि वो मिस्टर तैंग जियायू के कहने पर तस्वीर निकाल रहा था। जिसके बाद ये बॉस के पास आती है और कहती है कि सर तैंग जियू नामी एक शख्स मैडम की तस्वीर निकलवा रहा था। वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, बहुत सारे पैसे लेकर मैडम के बारे में खोजबीन कर रहा था। मैंने फोटोज डिलीट करवा दिए हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं मैडम को ये बात पता नहीं चलना चाहिए, उनका मूड नहीं खराब होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ कहते हैं तुम बहुत खुश हो, क्या तुमने अपने नेल्स कराए हैं। कहती है हाँ मेरे नेल्स देखो। कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने मैनिक्योर कराया है। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हारे हाथ तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वेल पता है आज जब मैं नेल सैलून गई थी तो मैंने तुम्हारी सिस्टर को देखा, उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखती हैं। कहती है आपकी फैमिली जेनेटिक्स काफी ज्यादा अच्छी है, सभी लोग हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं ठीक है चलो रोमांस करते हैं, हम भी एक बच्चा करते हैं, हमारा भी बच्चा बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम होगा। वो इसे कमरे में उठाकर ले जाते हैं रोमांस करने के लिए। तभी फोन
फोन रिंग होने लग जाता है। फोन उठाता है, ये सिस्टर का कॉल होता है। भाई बोलता है तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट बात है तो बोलो, नहीं तो मैं फोन रख रहा हूँ। सिस्टर कहती है तुम इतना ज्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, बताओ अभी तुम क्या कर रहे हो। आजकल तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं करते, कहीं तुम आजकल अपने कॉलेज वाली के साथ तो नहीं हो, वो ली जंग में। देखो मैं बता दे रही हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ही गरीब है, हमारे स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगी। मिस्टर जाओ कहते हैं स्टैंडर्ड्स तो तुम्हारे मैच नहीं करते, बोलो मैं तुम्हारे कार्ड्स फ्रीज कर दूं क्या, फिर तुम्हें पता चलेगा। और फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर तैंग जिया यू को कॉल आता है और माफी मांगी जाती है कि हमें माफ करिएगा, हम आपका काम नहीं कर पाए, और वो आगे भी काम करने के लिए मना कर देता है। मिस्टर तैंग जिया यू कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, क्यों नहीं तुम काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि सर हमें माफ करिए, मैं गारंटी देता हूँ जियांग सिटी में आपका कोई भी ये ऑर्डर नहीं लेगा। मिस्टर तैंग जिया यू सोचते हैं कि ये लड़की शहर में निकलकर क्या कर रही है कि इसे ढूंढना इतना मुश्किल हो गया। जिसके बाद ये किसी को कॉल करता है और कहता है मैं 2 मिलियन दूंगा, बदले में लीन यान दी को ढूंढना है। शियू कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे 5 मिलियन दो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बहुत आसानी से ढूंढ दूंगी, लेकिन अगर नहीं दोगे तो मैं नहीं ढूंढूंगी। तो ये कहता है ठीक है मैं 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद तैंग जिया सोचता है कि लीन यान तुम कहीं बचकर नहीं जा सकती, मुझे छोड़ नहीं सकती तुम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैंग शियू कॉल करती है ली जियांग मे को और पूछती है तुम कहाँ हो, क्या तुम आजकल किसी के साथ सो रही हो। ये कहती है नहीं नहीं, मेरी सिर्फ तबीयत खराब है, मुझे सर्दी हो गई है, बताओ क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो ये कहती है मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपने पैर में बहुत गंदी चोट लगा ली है। ली जिंग में कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपना एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें देखने आती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आती है और कहती है बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगा है, क्या तुमने एक्सरे कराया। शियायू कहती है तुम्हारा भेस बदल गया है, तुम इतनी डिफरेंट क्यों लग रही हो, तुमने इतने महंगे कपड़े ज्वेलरी पहन रखे हैं, तुम शहर में आकर इतना कैसे बदल गई। ली जिंग में कहती है तुम्हें चोट नहीं लगा, तुम झूठ बोल रही थी। शियू कहती है हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो। ली जिंग में कहती है मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी तो तुम तैंग जिया यू को बता दोगी। मैं सच में उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती एंड मैं सच में इशिकावा टाउन नहीं जाना चाहती। बॉडीगार्ड कहती है मैडम कोई आ रहा है और हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर तैंग जिया आते हैं। तैंग जिया कहता है तुमने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तैंग जिया कहता है चलो मेरे साथ चलो। कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो ये कहता है अगर तुम नहीं चलोगी तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, अपनी कंडीशन देखो तुमने क्या पहना हुआ है। तो ये कहती है बताना जरा मैंने क्या पहना हुआ है, बताओ मैं ये क्यों नहीं पहन सकती, तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाते आए हो, जो भी हो जाए मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी वापस चली जाऊँ। कहता है ठीक है फिर मुझे ब्लेम मत करना। बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। जीमिन की बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये सब देखकर शियू सोचती है क्या सच में जियांग में तेंग फैमिली में चली गई है, क्योंकि ये बॉडीगार्ड तो तेन फैमिली की है, इसके जैसे गाँव की लड़की तेन्यांजाओ को कैसे पसंद आ सकती है, जरूर ये मिस्टर तेन के ब्रदर के साथ होगी, तेन्जाओ के साथ तो इम्पॉसिबल है। ये सब सोचती है और आगे खड़ी हो जाती है खबरदार मेरी बहन को अगर हाथ लगाया तो। कहती है मैं तुम लोगों को ली जियांग में को हर्ट नहीं करने दूंगी। ये देखकर बॉडीगार्ड उन्हें यहाँ से लेकर चली जाती है। इनके जाने के बाद तेंग जिया यू कहता है बताओ ऐसा नाटक क्यों कर रही थी। तो ये कहती है आपको समझ में नहीं आ रहा, वो तेन शोजियान के साथ कनेक्टेड है। मिस्टर तेन जाओ के करीब जाने के लिए मुझे उस लड़की का इस्तेमाल करना होगा, यही एक तरीका है कि मैं सीओ की बीवी बन पाऊंगी। अगर मेरा उसके साथ रिलेशनशिप बढ़िया हो गया तो आप भी उसे धीरे धीरे करके पटा पाओगे एंड देन उसे वापस अपने साथ रख पाओगे। मुझे उससे जाकर वापस से दोस्ती करनी होगी। वो फटाफट बाहर आती है ली जिंगमिन को रोकने के लिए, लेकिन ली जिंगमिन चली जाती है। रात के वक्त तेन शियू का मैसेज आता है कि लीन यान प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। मिस्टर जाओ आते हैं यहाँ और कहते हैं कि आंटी लान कह रही हैं कि तुम उदास हो, बताओ क्या हुआ। ये कहती है तुम ऑफिस से घर इतना जल्दी कैसे आ गए। ये बोलते हैं मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। पूछते हैं बताओ आज क्या हुआ। बताती है मेरी बेस्ट फ्रेंड शियू, उसने बताया उसका कार एक्सीडेंट हुआ है। फटाफट घबराते हुए मैं हॉस्पिटल भागी और सारी स्टोरी बताती है। मिस्टर जाओ इसे पानी देते हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें अपनी दोस्त की बहुत टेंशन है, रो रो कर तुमने अपनी आंखें सुजा ली है। तो ये कहती है हाँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर जाओ कहते हैं अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम अपने और अपनी दोस्त के पास्ट के बारे में बता सकती हो। तो ये कहती है कि हाँ हम दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, एलिमेंट्री स्कूल से ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मेरे ग्रेड्स अक्सर अच्छे होते थे तो मैं उसको पढ़ाई में काफी हेल्प करती थी, लेकिन मिडिल स्कूल के बाद से ही उसके लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। मिस्टर जाओ कहते हैं एक मिनट क्या तुम्हारे ग्रेड्स अक्सर अच्छे होते थे। तो ये कहती है हाँ। तो ये कहते हैं आगे की स्टडी कंटिन्यू करो। वेल पहले अपनी स्टोरी बताओ। ये कहती है अचानक से उसे न जाने क्या हो गया था, वो मेरा हंसी मजाक बनाने लग गई थी, लेकिन फिर भी कुछ बुरा होता था तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। एक बार की बात है जब मैं 9th ग्रेड में थी तो एक लड़के ने अपनी फीलिंग कन्फेस की थी मुझे
एंड मुझे लव लेटर दिया था। एंड मेरे दोस्त को बहुत ही गुस्सा आया, जिसके बाद से वो मुझसे दोस्ती तक तोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उसने मुझे ये तक कहा कि वो मुझसे बहुत नफरत करती है और उसके बाद से हमारी बातचीत होना बंद हो गई। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी में जाना था, बड़े सिटी में। मेरे ग्रेड्स अच्छे थे तो मैंने जाने का डिसाइड किया, लेकिन उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे तो उसके पेरेंट्स ने उसे पे किया। मेरे फैमिली वाले मुझ पर बहुत ही प्रेशर बनाते थे, जिस वजह से मैं ज्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जा पाई। ज़हो कहता है मैं सब समझ गया, तुम इतने सालों तक उसके साथ इतना अच्छा बिहेव की, लेकिन ये लड़की तुम्हें बहुत ही गलत समझती है एंड तुम्हारे साथ बहुत ही गलत करती है, तुमसे बहुत ही जलती है। तुम उससे ज्यादा स्मार्ट थी, तुम उससे ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए वो तुमसे जलती थी। मिस्टर ज़हो कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उसे हर दिन यही फील होता था कि वो आउटशाइन हो रही है, इसीलिए धीरे धीरे करके उसने अपनी दूरी बना ली। ये कहती है लेकिन कॉलेज जाने के बाद से तो वो मेरी बहुत ही चिंता करने लगी। तो मिस्टर ज़हो कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि वो तुम्हारी शादी तेंग जियायू से करा सके, ताकि तुम जिंदगी भर उस टाउन में अटकी रह जाओ। ली जिंग कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसे गलत समझ रहे। तो मिस्टर ज़हो कहते हैं देखो, एक बुक है, उस बुक में ये लिखा है दुनिया में कोई भी प्यार बिना रीजन के नहीं होता और कोई भी नफरत बिना रीजन के नहीं होता। वेल कहानी अगले दिन शिफ्ट होती है। मिस्टर ज़हो कहते हैं मेरी वाइफ कहाँ है? तो मैडम बताती है कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ डिनर करने गई है। तभी यहाँ पर इसके असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि सर कह रहे थे कि आखिर आप कब जाएंगी ब्लाइंड डेट पर, इतने सारी ब्लाइंड डेट फिक्स हो रहे हैं। मिस्टर ज़हो कहते हैं उन्हें कह दो अगर वो इतना ही ज्यादा फ्री है तो वो मेरे भाई बहन की शादी लगा सकते हैं, उनके ब्लाइंड डेट को फिक्स कर सकते हैं। मैं अपना ब्लाइंड डेट खुद डिसाइड करूंगा क्या करना है कब करना है। असिस्टेंट कहता है क्या मैं आपकी वाइफ के बारे में कुछ बता सकता हूँ? तो वो कहता है नहीं, अभी उसके बारे में पब्लिकली कुछ नहीं बताना है। तुम इतना बोल सकते हो कि मैं अभी किसी को डेट कर रहा हूँ या नॉर्मली बातचीत कर रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ली काफी खुशी खुशी आती है और कहती है क्या मेरे हस्बैंड आ गए? तो मैडम कहती है हाँ वो अपने कमरे में है। तो ये जाती है मिलने के लिए। मिस्टर ज़हो कहते हैं आज तुमने क्या किया? ये कहती है जो मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पेपर्स दिए थे एडवाइजर ने फर्स्ट ट्राई में ही अप्रूव कर दिया। मिस्टर ज़हो कहते हैं बैठो सारी बातें बताओ। ये कहती है नहीं मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है। यहाँ पर ये मिस्टर ज़हो को थैंक यू बोलती है इसकी लाइफ को इतना इजी एंड हैप्पी बनाने के लिए। एंड देन शावर लेकर आती है, कहती है मिस्टर ज़हो गुड नाइट। मिस्टर ज़हो इसे किस करते हैं और ये भी सो जाते हैं। अगली सुबह इसे दोबारा से कॉल आता है ली न्यानदी का। शियू मैसेज करती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो ये मैसेज डाल देती है कि मैं इग्नोर नहीं कर रही, मैं सिर्फ बिजी हूँ। तो वो मैसेज करती है कि अगर इग्नोर नहीं कर रही हो तो मेरी बात मानो, मैंने गलती की है, माफी के तौर पर मैं तुम्हें डिनर ऑफर करती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये अपनी दोस्त के पास डिनर करने के लिए आती है। शियू बोलती है हर दिन तुम ब्यूटीफुल होती जा रही हो, तुम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो। कहती है ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अपॉलॉजी के तौर पर लाई हूँ। ये बोलती है चलो बताओ तुम्हारा बेंजिंग में कहाँ रह रही हो और क्या हाल चाल है? तो ये बताती है कि ये हुआ रॉन्ग पेविलियन में रह रही है। शियू हैरान हो जाती है, सोचती है ये तो तेंग फैमिली के ग्रैंडपा ओन करते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये तेन शूजियान के क्लोज हो सकती है। तेन शूजियान यानी कि मिस्टर ज़हो का छोटा भाई। जिसके बाद दोस्त कहती है चलो डिनर हो गया, मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देती हूँ। ये कहती है नहीं मैं कार से आई हूँ। तो दोस्त कहती है तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तभी मिस्टर ज़हो का कॉल आता है, कहते हैं मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक करूंगा। जिसके बाद ये कहती है माफ करना मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं, मैं अपने बॉडीगार्ड को बोल देती हूँ वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। कहती है ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मुझे डिनर पर लेकर चलोगी, ये बात भूलना मत। जिसके बाद ये अपनी दोस्त को बाहर छोड़ने आती है और तेन फैमिली की गाड़ी देखकर कहती है कि ये तो सच में तेन सूजियान के साथ में है। गाड़ी में मिस्टर ज़हो कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ये कहती है देखो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बैड इंटेंशन नहीं है, उसने मेरे लिए तोहफा लाया, मुझसे बहुत अच्छे से बात भी की और तो और मुझसे माफी भी मांगा। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीजिया जाती है मिस्टर तेंग जियायू के पास, कहती है मैंने आपका काम कर दिया, जल्दी से मुझे पैसे दीजिए। हमें पता चलता है शियू तो अपने इयररिंग्स में कैमरा लगा कर गई थी ताकि वो ली की तस्वीर निकाल सके। तांग जिया तो उससे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। शियू कहती है दिन पर दिन वो खूबसूरत होती जा रही है। तो ये कहता है चुप रहो, वो शुरू से ही खूबसूरत थी। ये सुनने के बाद ये जेलसी की वजह से यहाँ से चली जाती है। तभी किसी का कॉल आता है, जियो तुम चिंता मत करो, मैं और आंटी और तुम्हारा छोटा भाई कल तक सिटी में होंगे। जिसके बाद यहाँ तेंग जिया ली की तस्वीर देखते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारे परिवार को बुलाऊंगा। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट आता है और कहता है मैडम जी ये रहा आपका बिल, आपको जितने पैसे खर्चे करने के लिए बोले गए थे आपने तो उतने पैसे खर्च ही नहीं किए, इसीलिए आपको हैंड राइटिंग लिखना होगा, वो भी 10,000 वर्ड का। कंप्लीट करने का आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, सर आएंगे अपने आप से चेक करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ये कहती है कि मैंने तो इतने पैसे खर्च किए लेकिन फिर भी इतना कम क्यों पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ज़हो आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी कितनी बात मानती हो। ये कह रही है मैं कब से बैठकर सोच रही हूँ कि आखिर मैं क्या लिखूं। मिस्टर ज़हो कहते हैं तुम्हें पता है तुम कितनी ज्यादा डम्ब हो, अगर तुम महीने में 4 लाख भी खर्च ना कर सको तो फिर तुम काहे का लड़की हुई। कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं किसी को पैसे देकर ये लेटर लिखवा सकती हूँ, लेटर भी लिख जाएगा और पैसे भी खर्च हो जाएंगे। मिस्टर ज़हो कहते हैं अच्छा बच्चू मेरे सामने स्मार्ट बन रही हो, अपने हाथों से लिखोगी तुम ये लेटर। रात के वक्त ये आती है सोने के लिए और गुस्से में मिस्टर ज़हो से दूर होकर सोती है। मिस्टर ज़हो
इसे मनाने के लिए टच करते हैं तो ये मना कर देती है। मिस्टर जाओ कहते हैं ठीक है, और ऐसा बोलकर वो भी सो जाते हैं। अगली सुबह असिस्टेंट कहता है बॉस बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, ये पूरा सूटकेस मैंने पैक कर लिया है। ये पूछती है कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो असिस्टेंट बोलता है कम से कम 10 दिन। जिसके बाद ये रात को अकेले सोती है, करवटें बदलती है। मिस्टर जाओ के बिना तो इसे नींद ही नहीं आती। 10 दिन हो चुके होते हैं। मिस्टर जाओ का कॉल आता है, वो बोलते हैं तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कैसा चल रहा है, तो ये बोलती है सब बढ़िया चल रहा है, एडवाइजर बिल्कुल सेटिस्फाई है। आप बताओ आपने क्यों कॉल किया। ये बोलते हैं जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो जाओ ताई को बता देना, वो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए लेकर आएगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जिसके बाद ये पहली दफा मिस्टर जाओ के ऑफिस में पर्सनली मिलने आती है। बॉस का पर्सनल असिस्टेंट सोच रहा होता है कि ये लड़की कौन है, उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती, क्या उनकी मिस्ट्रेस है, पता नहीं कौन है, भगवान जाने। जिसके बाद ये अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आती है। हस्बैंड तो तुरंत इसे गोद में बैठा लेते हैं। कहती है तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो वो बोलते हैं गेस करो। जिसके बाद ये एंगेजमेंट रिंग दिखाते हैं। ये कहती है ये इसका तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। ये फटाफट से रिंग पहनती है और कहती है देखो कितना अच्छा लग रहा है। मिस्टर जाओ को पहनाती है, कहती है देखो मैंने बोला था ना सिंपल रिंग बहुत सुंदर लगेगा। जिसके बाद मिस्टर जाओ इसे किस करते हैं। कहती है ये क्या कर रहे हो, कोई ऑफिस में देख लेगा। कहता है मेरे ऑफिस में मेरे परमिशन के बगैर कोई नहीं आता। एंड ये दोबारा से किस करने लग जाते हैं। तभी कोई दरवाजे पर आता है। ये मिस्टर जाओ की छोटी सिस्टर होती है। कहती है असिस्टेंट जाओ तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, मुझे ऑफिस में जाने दो। ली परेशान हो जाती है कि टेबल के नीचे कुर्सी के पीछे आखिर में छुपू कहाँ। एंड जाकर वो अलमारी में छुप जाती है। तब तक ये अंदर आ जाती है। सिस्टर कहती है यहाँ पर लेडीज परफ्यूम क्यों महक रहा है। सिस्टर कहती है वो देखो तुम्हारे हाथ में रिंग है, क्या तुमने शादी कर ली। चलो जल्दी से एक्सप्लेन करो ये रिंग तुमने क्यों पहना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रूम में कोई लड़की छुपी हुई है। और वो अलमारी खोलने जाती है। ब्रदर कहता है मैं तुम्हारे अलाउंस वापस दे दूंगा, चलो अब निकलो यहाँ से। तभी आवाज आती है सांस लेने की। सिस्टर कहती है पकड़ी गई आपकी लवर। जिसके बाद मिस्टर जाओ दरवाजा खोलकर इसे बाहर निकालते हैं। कहती है आपकी बहन कहाँ गई। कहता है डोंट वरी मैंने उसे भगा दिया। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हें कौन कॉल कर रहा है, तो ये कहती है शीयू कॉल कर रही है। तभी सिस्टर दोबारा आ जाती है। सिस्टर कहती है चुप ना बंद करो, लास्ट टाइम नेल सैलून पर तुम ही आई थी है ना। ब्रदर कहता है हम दोनों के बारे में अगर थोड़ी सी भी रूमर फैलाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिस्टर कहती है तुम्हें पता है सैलून में तुम एकदम क्वीन वाली वाइब दे रही थी, तो ये कहती है तुम भी हमेशा क्यूट लगती हो। सिस्टर कहती है ठीक है चलो अपना वीचैट नंबर दो। ब्रदर कहता है ठीक है इसके साथ घूमो फिरो मजे करो। ब्रदर कहता है लेकिन गलती से भी कहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहती है ठीक है और वो चली जाती है। जिसके बाद ली जियाओ से कहती है कि आप दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है। मिस्टर जाओ कहते हैं हम दोनों बचपन से ही ऐसे हैं। वेल रात के वक्त मिस्टर जाओ कहते हैं अपने कपड़े क्यों पैक कर रही हो, तो ये कहती है स्कूल स्टार्ट हो रहा है, मुझे कैंपस में ही रहना होगा। मिस्टर जाओ कहते हैं आंटी लैन काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना बनाती हैं, स्कूल कैफेटेरिया में ऐसा खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है और किसी चीज पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अगले दिन ये स्कूल में आती है। लड़कियां कहती हैं देखो वो लड़की लग्जरी कार से आई है और वो भी बॉडीगार्ड्स के साथ। एक लड़की कहती है ये इतना अमीर होने का नाटक क्यों कर रही है, ये तो वही गाँव वाली लड़की है ना। तभी यहाँ दोस्त शीयू आती है और कहती है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, पता है वो इतनी ज्यादा अमीर है ना कि तुम सबके परिवार को खरीद सकती है, तो अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वो ली को क्लास तक लेकर जाती है। क्लास के टाइम पर उसके लिए कॉफी लेकर आती है। वेल क्लास के टाइम पर शीयू कहती है मिस्टर तैन के बड़े भाई के बारे में कभी बातचीत हुई है क्या। ये कहती है मुझे नहीं पता कि मिस्टर तैन का कोई बड़ा भाई भी है। शीयू सोचने लगती है ये इतने टाइम से तेंशु जियान के साथ में है, लेकिन तेंशु जियान कभी भी इसे अपने बड़े भाई के बारे में नहीं बताया, ये क्या चक्कर है। शीयू कहती है कि क्या तुम लोग सच में फैमिली वगैरह के बारे में बातचीत नहीं करते हो, तो ये कहती है वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, वो बहुत काम करता है और मैं अपने लाइफ में बिजी रहती हूँ। तभी दोस्त कहती है तुम्हारे हाथ में रिंग, तो ये कहती है ऐसे ही बस मैंने फैशन के लिए पहना है। तो ये कहती है मुझे बहुत ही जेलसी हो रहा है, तुम्हारा जो भी बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी लगता है वो तुम्हें बहुत अच्छी प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। मेरी जिंदगी देखो कोई मेरी केयर करने के लिए भी नहीं है। दोस्त कहती है डोंट वरी तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगा, ऐसा बोलकर चली जाती है। जिसके बाद सीईओ कहती है बहुत घमंड आ गया है इसके अंदर, इससे पता नहीं है कि जो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है एक नंबर का प्ले बॉय है, यूज करके छोड़ देगा। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर तांग जियायू जो कि ली के पेरेंट्स को बुलाता है। ली के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा क्या काम है, तो ये कहता है स्कूल जाकर मेरी ली को वापस लाने का काम है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली के पेरेंट्स आकर बवाल करने लगते हैं और उसे कहते हैं वापस जाने के लिए तैंग जियू के पास, क्योंकि उसने बहुत पैसे दिए हैं, उसने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड किया है, ये इस तरीके से भाग नहीं सकती। मम्मा कहती है तुम एक नौकरानी की बेटी हो और तुम उसकी बात नहीं टाल सकती। यहाँ ब्रदर कहता है कि अगर सिस्टर नहीं जाना चाहती तो उसे छोड़ दो ना, लेकिन मम्मा कहती है कि ज्यादा बोलो मत, तुम्हारा सारा खर्चा उन्हीं की वजह से चलता है, ज्यादा अपनी सिस्टर की साइड मत लो, तुम्हारी सिस्टर जिंदगी भर भी उसका कर्ज नहीं उतार पाएगी, इसे बेचना हमारी जिम्मेदारी है। तभी यहाँ पर ली की बॉडीगार्ड आ जाती है और सबको किनारे हटा देती है।
मम्मा सभी के सामने बैठकर रोने लग जाती हैं कि मेरी जिंदगी मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया। मैंने इतनी मेहनत करा इसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, और अब वो अपने पेरेंट्स को भी पहचानने से मना करती है। यहाँ पर सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है अपने ही पेरेंट्स के साथ। तभी मिस्टर जाओ यहाँ आते हैं और कहते हैं बेबी क्या तुम ठीक हो? वो कहते हैं पुलिस को बुलाओ फटाफट। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि मिस्टर जाओ यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। यहाँ पुलिस अंकल कहते हैं कि तुम लोगों ने बच्ची को स्कूल में परेशान किया है, तुम लोग जेल में भी जा सकते हो, समझौता करना है तो इस पेपर पे साइन कर लो। इसके लिए ली अगर माफ करती है तभी समझौता होगा। मॉम कहती है बेटा हमें माफ कर दो। डैड कहते हैं बेटा हम तो तांग जिया यू के कहने पर ये सब कर रहे थे, वही हमें फोर्स कर रहा था ये सब करने के लिए, हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। मिस्टर जाओ कहते हैं तुम्हारा क्या फैसला है, तुम जो बोलोगी वही होगा। जिसके बाद वो सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर देती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मॉम कहती है मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी, वो आदमी कितना खतरनाक था। डैड कहते हैं क्या हम लोग उसे ऐसे ही जाने देंगे, हमें ये बात मिस्टर तैंग जियायू को बताना होगा। भाई कहता है मॉम अब ये सब करना बंद कर दो, सिस्टर हमारी कितनी अच्छी है, हम लोगों को उसने माफ कर दिया, हम फिर भी उसके साथ गलत करने का सोच रहे हैं। मॉम कहती है बोलना बंद करो, तुम कुछ नहीं जानते, मिस्टर तैंग जियायू ने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, दे पाओगे उनके पैसे? तभी मिस्टर तियांग जियू यहाँ कार से आता है। खैर दूसरी तरफ हम मिस्टर जाओ को देखते हैं। यहाँ वो मीटिंग में होते हैं। इनका असिस्टेंट आकर कहता है कि मैटर हमने हैंडल कर लिया है। वो लोग उसके कार में बैठ गए थे, यानी कि आगे उन लोगों का कुछ प्लान है। मिस्टर जाओ ऑर्डर देते हैं उन लोगों को फॉलो करने का। यहाँ जो सीनियर असिस्टेंट होता है मन ही मन में सोचता है कि आखिर ये कौन इंसान है कि मीटिंग के टाइम पर भी मिस्टर जाओ के दिमाग में घूम रहा है, जरूर वो इंसान बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ अपनी सिस्टर को कॉल करते हैं। सिस्टर कहती है मैं बहुत नींद में हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ब्रदर कहता है मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को अगर थोड़ी उदास हो परेशान हो तो खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये कहती है ओह माय गॉड लिटिल ब्यूटी परेशान है क्या? सिस्टर कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप इतना अमीर हो, उसे शॉपिंग पर ले जाओ। ब्रदर कहता है जेन्युइनली मुझे कोई अच्छा आंसर दो, इस साल तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करूंगा और साथ ही साथ न्यू ज्वेलरी सेट। कहती है ठीक है। कहता है अगर मैं सैड होती हूँ तो मैं बाहर जाकर अपने फेवरेट खाना खाती हूँ। खैर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ अपने बीबी को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि ये पेस्ट्री तुम्हारे लिए है। जिसके बाद ये पेस्ट्री खाती है और कहती है ये तो बहुत ही डिलीशियस है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि वो लोग इस बार आए थे परेशान करने, तुमने सेटलमेंट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि तुम कोई सेटलमेंट ना करो और एक तगड़ा कदम उठाओ। नेक्स्ट सीन में ये इसे गार्डन में लेकर आते हैं और ये कहती है ये गार्डन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। मिस्टर जाओ इसकी तस्वीर निकालते हैं और तो और इसे कैमरा यूज करना सिखाते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच में किस होती है। नेक्स्ट सीन में ये कैमरा खरीदने के लिए आती है और ये बहुत ही अच्छा कैमरा चूज करती है। असिस्टेंट कहती है आपने सबसे बेस्ट कैमरा चूज किया है, तो क्या मैं इसे पैक कर दूं? ये कहती है हाँ बिल्कुल पैक कर दीजिए। तभी यहाँ एंट्री होती है शिया मिंगयिंग की। हैरान हो जाती है देखकर कि ये लड़की 2 मिलियन का गिफ्ट कैसे खरीद रही है। ली कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दोस्त कहती है क्या तुम यहाँ कैमरा लेने के लिए आई हो? कहती है हाँ मैं ये मिस्टर तियान को गिफ्ट देने के लिए खरीद रही। तभी ये कहती है कि वो तुम पर कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करता है या नहीं? कहती है टाइम होता है मैं चलती हूँ यहाँ से। जिसके बाद ये दोस्त मैसेज करती है कि एक लड़की है गांव से आकर शहर में बहुत ही हाई एंड माइटी बन रही है, 3 दिन के अंदर अंदर उसकी रेपुटेशन खराब करनी है स्कूल में। अगले दिन ली स्कूल आती है। यहाँ लोग बातें बनाते हैं कि देखो ये तो वही लड़की है ना जिसको हमने तस्वीर में देखा था। लोग कहते हैं कि इसका कोई शुगर डैडी है, किसी बुढ़े ने इसको रखा है। गाँव की लड़कियाँ कितनी घटिया होती है, गाँव से आकर ये कितना घटिया काम कर रही है। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि तुम इतना नोबल एंड प्योर क्यों बिहेव करती हो? ये देखो तुम्हारी फोटो इंटरनेट पर चारों तरफ फैल चुकी है। तभी यहाँ पर तैंग शियू आती है और कहती है मेरी दोस्त को बुली करना बंद करो। ये बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है। भागते हुए मिस्टर जाओ से जाकर टकरा जाती है। मिस्टर जाओ कहते हैं इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ? तो ये कुछ नहीं कहती। तभी पीछे से शियू आती है, मिस्टर जाओ को देख लेती है, कहती है ये लड़की तो मिस्टर जाओ के साथ है, इतने दिन तक तो मैं कुछ और सोच रही थी। बेचारी का दिल टूट जाता है। जिसके बाद ये किसी को कॉल करके बताती है कि वो लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे निकली, वो ऐसे वैसे इंसान के साथ नहीं बल्कि मिस्टर तैंग जाओ के साथ में है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से कह रही होती है शायद मुझे अब्रॉड चले जाना चाहिए। हस्बैंड कहता है क्या जिंदगी भर तुम ऐसे ही भागती रहोगी? यहाँ वो कहती है मेरी वजह से मेरी दोस्त भी बहुत परेशान हो रही है, आखिर वो मेरा कितना साथ देगी। जिसके बाद ये इसके दोस्त की असलियत दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारे दोस्त के चैट मैंने हैक करवाए हैं कि वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रही है, वो शुरू से तुमसे जेलस फील करती है, मेरी बात मानना पड़ेगा तुम्हें। ये कहती है मुझे उससे एक बार बात करना है। मिस्टर जाओ कहते हैं मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ठीक है।
जिसके बाद ये आती है अपनी एक्स फ्रेंड से बात करने के लिए। दोस्त कहती है तुम्हें पता था ना कि मैं उसके पीछे पागल थी, उसके साथ डेट पर जाने के लिए, उसके साथ सेटल होने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स किए हैं और तुम मेरे नाकों के नीचे से उसको उड़ा कर ले गई। कहती है देखो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने कुछ भी जानकर नहीं करा एंड तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना फ्रेंड समझा लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती थी। ये सुनने के बाद सीयू हंसती है, कहती है तुम्हारे जैसी लड़की से आखिर कौन ही दोस्ती करेगा, तुम्हें देख कर ही मुझे गुस्सा आने लग जाता है, तुम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती हो और मर्दों के ऊपर डिपेंड होती हो। तभी यहाँ पर मिस्टर तैंगजियायू आते हैं और कहते हैं बहुत बहस हुआ, अब तुम्हारे घर चलने का टाइम आ गया है। तभी इसकी बॉडीगार्ड सामने खड़ी होती है, ये कहती है मेरा नाम ली जिंग में है, मैं पहले वाली ली न्यानदी नहीं हूँ। ये लड़का कहता है तुम भूल गई क्या कि मेरा पैर तुम्हारी वजह से टूटा है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। ये कहती है तुम्हारा पैर टूटा है तुम्हारी वजह से, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, तुम ही पेड़ पर चढ़े थे पतंग उतारने के लिए। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये जानबूझकर गिरता है, सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल देता है कि तुम्हारे लिए मैं पतंग उतार रहा था। कहती है इतने साल तक मैंने जो भी पैसा कमाया मैंने अपने फैमिली में दिया, अपनी पढ़ाई मैंने खुद के पैसे से किया, तुमने मुझे कभी कुछ प्रोवाइड नहीं किया एंड तुम्हारा 1 रुपया भी मैंने कभी खर्च नहीं किया। वो इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन बीच में बॉडीगार्ड आ जाती है और तभी मिस्टर जाओ यहाँ आते हैं, अपनी वाइफ को घर चलने के लिए कहते हैं। मिस्टर जाओ का असिस्टेंट दोनों लोगों को कहता है कि तुम दोनों के खिलाफ सबूत मैंने जमा कर लिया है, तुम दोनों अब जेल से बच नहीं सकते। यहाँ तैंगशियू चिल्लाती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरती की वजह से वो तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारी गलत फहमी है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करके जब मन भर जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगा, सिर्फ मैं उसके लायक हूँ, तुम उसके लायक नहीं हो। खैर रात को मिस्टर जाओ देखते हैं कि वो कुछ सोच रही होती है एंड देन ब्लेजर उसे उड़ाते हैं, कहते हैं तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। ये कहती है मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी बड़ी फुलिश थी, मैं अपनी दोस्त पर बार बार भरोसा करती थी, वो बार बार मेरा भरोसा तोड़ती थी, आखिर कोई ऐसा क्यों करता है। मिस्टर जाओ कहते हैं ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या अभी भी तुम अब्रॉड जाओगी। कहती है हाँ अब्रॉड तो मैं जाऊंगी लेकिन किसी से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने आगे की स्टडीज करने के लिए। कहती है जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मैंने एक मैगजीन देखा था, उसमें बहुत ही अच्छा ज्वेलरी एंड क्लोथिंग डिजाइन था, बचपन से ही मैंने सोचा था बड़ी होने के बाद मैं ये सब स्टडी करूंगी। यहाँ ये सवाल करता है कि ये सब छोड़ो क्या हम लोग एक दूसरे के फैमिली से मिल सकते हैं। तो ये कहती है आपने तो कहा था कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो ये कहता है ऐसा लगता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी वाइफ बन चुकी हो। और ऐसा बोलकर उसे किस करते हैं, बेडरूम में लेकर आते हैं एंड देन ये दोनों लोग यहाँ रोमांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जाओ दोबारा से रोमांस करने जाते हैं तो ये कहती है मैं बहुत थक गई हूँ। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कोई बात नहीं, इसीलिए दोनों लोग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जब सुबह होकर ये उठती है मिस्टर जाओ कहते हैं बार बार तुम उठ क्यों रही हो, तुम भाग क्यों रही हो। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसके पेरेंट्स आए हुए होते हैं ली से मिलने के लिए। ये लोग हैरान होते हैं कि ये जगह कितनी महंगी है, उसने इतनी महंगी जगह पर क्यों बुलाया। तभी वो एंट्री लेती है मिस्टर जाओ के साथ और ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। भाई को काफी खुशी होती है। मॉम कहती हैं जबकि तुमने इतना अच्छा पार्टनर ढूंढ ही लिया है तो हमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जाओ कहते हैं आप लोगों को बुलाने का एक ही मोटिव था कि ये अभी भी थोड़ा बहुत आप लोगों से प्यार करती है, आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, इसीलिए यहाँ बुलाए गए हो आप लोग। दोबारा कभी आप लोगों ने मेरी वाइफ को परेशान किया तो आप लोगों को मैं जेल में डलवा दूंगा बिना कुछ सुने समझे। ये लोग डिनर करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। भाई को बहुत ही बुरा लगता है कि मॉम डैड की वजह से वो अपनी सिस्टर से अलग हो रहा है। तभी ब्रदर दौड़ के आता है, कहता है सिस्टर मुझे माफ करना, मेरी बहुत ही गलती की है, मैं शुरू से जानता था कि मॉम एंड डैड गलत हैं, लेकिन मैं कभी इतना निर्भर नहीं था कि मैं स्टैंड ले सकूं। अब आप अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ चुके हो, मैं प्रे करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और प्लीज इस फैमिली की तरफ मुड़कर कभी मत देखना। सिस्टर कह रही है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये फाइनली डिजाइनर बन जाती है, इसके पेट में बच्चा भी होता है। ग्रेजुएशन डे पर हस्बैंड फ्लावर लेकर आया हुआ होता है। जिमिंग कह रही है कि मुझे तो अभी मास्टर डिग्री भी परस्यू करना है। तो मिस्टर कहते हैं कि वो डिग्री परस्यू करने के लिए मैं तुम्हें फ्रेंच भेजूंगा, कैसा रहेगा। बेबी के साथ हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे एंड देन ये दोनों लोग यहाँ से जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम धूमधाम से इनकी शादी होते हुए देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और शादी में पूरी फैमिली एंड दोस्त सभी लोग डांस करते हैं और इसी की तरह इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।